गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना विषय रहेगा राग जौनपुरी। 11th के सिलेबस में जो 4 राग हैं उनमें पहला राग भैरवी, भीमपलाशी, जौनपुरी और राग बिहाग। जो ये तीनों राग हैं, भैरवी प्रातःकाल गाया जाता है, राग भीमपलाशी दिन के तीसरे पहर में गाया जाता है, राग जौनपुरी दिन के दूसरे पहर में गाया जाता है और चौथा राग बिहाग है वो रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। तो तीनों राग जो हैं जो दिन के राग हैं। तो आज अपना राग है राग जौनपुरी। इस राग का परिचय कहाँ से पैदा हुआ, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने इस राग का आविष्कार किया माना जाता है। तो इस राग का परिचय क्या है, क्योंकि परिचय के बारे में प्रत्येक वीडियो में मैं वही बात बोल रहा हूँ कि कोई भी राग का परिचय देना हो तो उसमें उसके 6-7 पॉइंटों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पहला पॉइंट कि वो राग पैदा कहाँ से हुआ, अर्थात किस थाट के अंतर्गत उसको रखा गया है और उसमें कौन कौन से कोमल स्वर हैं, कौन से उसमें वर्जित स्वर हैं, उसकी जाति क्या है, उसके गाने बजाने का टाइम क्या है, न्यास कौन से स्वरों पे किया जाता है और कौन से स्वरों को सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, आंदोलित किया जाता है, और इससे मिलता जुलता राग कौन सा है, इसकी प्रकृति कौन सी है, इसमें क्या क्या चीज़ें गाई बजाई जा सकती हैं और उसका आरोह क्या है, उसका अवरोह क्या है। ये इसे प्रत्येक राग के परिचय में ये चीज़ें हर हाल में होनी चाहिए और यही मैं आज आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। तो राग जौनपुरी जिसका वो माना जाता है थाट, इसका थाट है आसावरी। कौन सा थाट होगा? आसावरी। अगर आपने थाटों को ध्यान से पढ़ा हो तो एक बात इसमें क्लियर हो जाता है कि आसावरी थाट में कौन कौन से स्वर होते हैं। आसावरी थाट में ग ध नी जो 4 को कोमल स्वर होते हैं उसमें से 3 स्वर रे को छोड़ करके ग ध नी 3 स्वर इस राग में कोमल प्रयोग किए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जौनपुरी राग किसके अंतर्गत रखा गया है? आसावरी थाट के अंतर्गत रखा गया है। तो इसलिए इसमें जो स्वर प्रयोग किए जाएंगे वो आसावरी थाट के अकॉर्डिंग जो स्वर प्रयोग किए जाते हैं वही स्वर इस राग में प्रयोग किए जाते हैं। तो अब इसका वादी स्वर, वादी स्वर कौन सा होता है? इस राग में वादी स्वर होता है ध। संवादी स्वर, संवादी स्वर इस राग में होता है ग। अब बात आती है इसमें विकृत स्वर। विकृत स्वर कौन कौन से प्रयोग किए जाएंगे? विकृत स्वर इसमें प्रयोग किए जाएंगे ग, ध और नी। ये तीनों स्वर अगर इस राग में प्रयोग होंगे तो तीनों के तीनों विकृत ही प्रयोग किए जाएंगे। इसके अलावा और कोई स्वर इसमें ग ध नी को प्रयोग नहीं कर सकते। अब बात आती है वर्जित स्वर, अर्थात जिन स्वरों का प्रयोग करना मना किया गया है। वर्जित स्वर इस राग में कौन कौन से हैं? वो स्वर कौन सा है जिसका प्रयोग इस राग में नहीं किया जाता? अगर कोई स्वर ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग करने पर मना है तो यहाँ पे आगे लिखेंगे इस राग में कोई स्वर ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सभी स्वर प्रयोग किया जाते हैं। अगर प्रयोग नहीं किया जाता तो उस स्वर का यहाँ पर हमें पूरा विवरण देना पड़ता है। तो वो कौन सा स्वर है? इसमें है ग स्वर। ग स्वर आरोह में, इस राग में ग स्वर का प्रयोग आरोह में नहीं किया जाता। इसलिए इसकी जाति क्या बन जाएगी? इसी के आधार पर हम इसकी जाति बना देते हैं। इसकी जाति क्या बनती है? इसकी जाति बनती है जब आरोह में एक स्वर चला गया तो आरोह में टोटल स्वरों की संख्या होती है 7। एक चला गया तो कितने स्वर बचे? उसमें 6 स्वर बचे और 6 को हम क्या कहते हैं? शाडव। तो आरोह का जो प्रतीक पहला लिखा जाता है वो शाडव। अब दूसरा जो लिखेंगे, अब अवरोह के बारे में यहाँ कोई विवरण नहीं है, इसका मतलब सीधी बात है उसमें 7 स्वर प्रयोग होंगे, इसलिए उसकी जाति बनेगी संपूर्ण। ये इस राग की जाति बनेगी। इसके आरोह में कितने प्रयोग किए स्वर प्रयोग किए जाएंगे? 6 स्वर, और अवरोह में स्वर प्रयोग किए जाएंगे 7 स्वर प्रयोग किए जाएंगे। अब इसका गायन समय, गायन समय इस राग के गाने का टाइम क्या होगा? दिन का दूसरा पहर होता है, दूसरा पहर। अब बात आती है कि दिन का दूसरा पहर कौन सा होगा? पिछले वीडियो में राग भीमपलाशी में बात मैंने की बताई थी। क्या बताई थी कि हमारे शास्त्रीय नियमों के आधार पर दिन का दूसरा पहर, पहला पहर बनता है 4 से 7 बजे तक, दूसरा पहर बनता है 7 से 10 बजे तक
अर्थात इस राग को कब गाया जा सकता है? 7 से 10 बजे के बीच गाया जाता है। और कुछ लोगों का मानना क्या है कि पहला प्रहर मानते हो 7 बजे से 10 बजे तक सुबह वाला, और दूसरा प्रहर उसमें 10 से 1 बजे तक, ये दूसरा प्रहर माना जाता है। 1 बजे से 4 बजे तक तीसरा प्रहर, 4 से फिर शाम के 7 बजे तक चौथा प्रहर माना जाता है, इसलिए डिवाइड किया गया है। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग बात क्या मानी गई है? दूसरा प्रहर कौन सा बनेगा? दिन के 7 से 10 बजे तक। ये इतना इस राग का परिचय होगा। अब इस राग में जो विशेषताओं की बातें हैं वो भी यह लिख सकते हैं। विशेषता क्या है? इसमें न्यास के स्वर इसमें सा और पा पर न्यास किया जाता है। जबकि मेरा मानना क्या होता है, न्यास के स्वर के लिए सा स्वर तो हर राग में होगा ही होगा, उसके अलावा उसके वादी संवादी स्वरों को आप लिख सकते हैं, वो भी न्यास के स्वर बन जाते हैं जिन पे ठहरा जाता है। लेकिन इसमें माने गए हैं सा और पा। सा और पा कौन से स्वर हैं? ये वो स्वर हैं जो सप्तक में अचल माने जाते हैं। अपनी सप्तक में जो 12 स्वर होते हैं, उन 12 स्वरों में सा और पा ही ऐसे 2 स्वर हैं जिनका डबल रूप नहीं है। गा भी 2 है, रे भी 2 है, धा भी 2 है, माँ भी 2 है और नी भी 2 है। बाकी पा और सा सिंगल स्वरूप में इनका डबल रूप नहीं है, इसलिए इनको अचल स्वर भी कहा जाता है। ये इस राग में न्यास के स्वर है। अब आ जाता संप्रकृति राग। इसके जैसा दूसरा राग कौन सा है? संप्रकृति राग। संप्रकृति राग इसके समान, इसका थाट का नाम रखा गया है। जो इसका थाट है वो राग भी होता है आसावरी। ये इस राग का संप्रकृति राग माना जाता है। क्या कहते हैं इसको? आसावरी। आसावरी थाट भी है और राग भी है। आसावरी थाट को गाने और बजाने में दोनों, अगर आसावरी थाट को इससे जो थाट माना गया है, क्योंकि आसावरी थाट बाद में नाम रखा गया है, राग पहले बने, थाट बाद में बनाए हैं। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए आसावरी राग अगर गाया जाए और जौनपुरी राग गाया जाए, दोनों एक समान ही प्रतीत होते हैं, इसलिए उसको संप्रकृति राग कहा जाता है। अब इतना लिखने के बाद हमारी वही बात, इसको सेंटेंस बना के लिखते हैं। इतना सारा मैंने कैसे लिखा? क्योंकि ये आपको ये याद करने के बाद इसके सेंटेंस बनाने हमें मुश्किल नहीं होंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। अब इसके सेंटेंस बनाने हैं, साथ में इसकी विड्थ भी हो जाएगी। जो 3 नंबर का राग आता है सिलेबस में, अगर क्वेश्चन पेपर में किसी राग का परिचय पूछा जाता है तो 3 नंबर का होता है। 3 नंबर में अब इतना लिखने के बाद आप इसके सेंटेंस बनाएं। क्या कि राग जौनपुरी आसावरी थाट से उत्पन्न हुआ राग है। इसमें वादी स्वर ध और संवादी स्वर गा माना जाता है। इस राग में विकृत स्वर गै धैनी प्रयोग किए जाते हैं। इसमें वर्जित स्वर आरोह में गै स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए इस राग की जाति षाडव संपूर्ण बनती है और इस राग के गाने बजाने का टाइम दिन का दूसरा प्रहर माना जाता है। अब बात आती है इस राग में ठहराव कहाँ किया जाता है? इस राग में सा और पा पर ठहरा जाता है। तो अगली बात, इस राग का संप्रकृत राग कौन सा है? आसावरी इसका संप्रकृति राग है। अब कुछ लोग आसावरी थाट से, लेकिन कुछ विद्वानों की बात भी हम इसमें लिखनी पड़ती है परिचय में, कुछ लोग इसमें शुद्ध नी का प्रयोग भी करते हैं। शुद्ध नी मतलब कोमल नी की बजाय शुद्ध नी का प्रयोग भी करते हैं, कुछ विद्वानों का मानना चाहिए। क्योंकि संगीत एक बहुत फैला हुआ क्षेत्र हो गया, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, और इन स्वरों का अलग अलग ढंग से प्रयोग करना ही क्या कारण है कि अलग अलग ढंग से प्रयोग करते हैं विद्वान लोग? क्यों करते हैं? क्योंकि उस राग को और अधिक सुंदर, आकर्षक, रंजक बनाया जा सके, ताकि सुनने में हो हमें और अधिक आनंद की अनुभूति हो। इसलिए इसमें रागों का अलग अलग गेम किया जाता है, खेला जाता है। और दूसरी बात, इसमें कौन से गा और धा, इन स्वरों को सबसे अधिक बजाया जाता है, सबसे अधिक आंदोलित किया जाता है, सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, और बार बार इनकी संगति दिखाई जाती है इस राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद इस राग के आरोह व अवरोह लिखिए। इस राग का आरोह क्या बनेगा? इस राग का आरोह जैसा कि इसमें था, इस राग के आरोह में गा स्वर नहीं है। इस राग का आरोह क्या बनेगा? गा को छोड़ के जो सारे स्वर हैं हम लिख देंगे। सा रे, यहाँ पे गा आना चाहिए, नहीं लिखना है। सा रे गा नहीं, मा पा धा नी और सा, ये हमने इसका आरोह बना दिया। लेकिन अभी भी ये गलत है, क्योंकि इसके जो नियम है आसावरी थाट के अंदर में, इसमें गै ध नी, गै इसमें है नहीं, तो ध और नी को कोमल करना पड़ेगा। अब इसका अवरोह बनाएंगे। अवरोह में क्या करना पड़ेगा? अवरोह में ठीक इसका उल्टा लिख देंगे, लेकिन इसमें गा का प्रयोग करना पड़ेगा। अवरोह में यहां तक आते वक्त क्या हो जाएगा? सा
नी ध प म ग रे सा। इसमें गा नहीं था, लेकिन इसमें गा हमें प्रयोग करना पड़ेगा, तभी तो इसकी जाति संपूर्ण बनेगी। ये षोडो हो गया। षोडो कैसे? 1 2 3 4 5 6 स्वर, 6 को षोडो कहा जाता है। 2 सा है, इनमें से 1 सा को काउंट करना पड़ेगा। इसमें 7 स्वर है, 1 2 3 4 5 6 7 स्वर हो गया। अब इसको आसावरी थाट का राग बनाना है। कब बनेगा? जब इसको कोमल कर देंगे, ग ध। ये हो गया आसावरी थाट का। इसमें इन स्वरों को हमने कोमल कर दिया तो आसावरी थाट का राग बन गया। और इसमें कोमल नहीं करते हैं तो ये आसावरी थाट का राग माना नहीं जाता है। अब इसकी पकड़, मैं प नी ध प, ये इसका एक पार्ट बनता है। इसका इस थाट की जो राग की पकड़ है उसका एक पार्ट बनता है। मैं प नी ध प, यहां इसको कोमल लगा दें। इस पर इसके बाद ध मैं, इसमें साथ में ये करना पड़ेगा कि इनको जो स्वर हमने लिखे हैं ये स्वर भी हमारे कोमल होने चाहिए। मैं प नी ध प, ध मैं प मैं ग रे सा, मैं ग रे सा, ये इसकी पकड़ होती है। इस पकड़ को भी कुछ विद्वान लोग अलग अलग तरह से बना देते हैं। ध मैं प मैं ग रे सा, चाहे इसमें प का भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं, कई बार कुछ लोग इसका प्रयोग नहीं करते थे, सीधा प ग रेशा भी बना देते हैं। आप भी चाहो तो इसमें ये वाला पार्ट, इतना पार्ट अलग भी बना सकते हो, प ग रे सा। और इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इनको कोमल करना पड़ेगा। क्या? ग ध नी तीनों स्वर इस राग में कोमल होंगे। ये इसकी पकड़ है। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं दूसरे पार्ट में, और ये भी लिख सकते हैं। ये इसकी पकड़ हो गई, क्योंकि पकड़ में औरों को मिक्स किया जाता है। बहुत से लोगों की अलग अलग भी पकड़ हो सकती है, सभी अपने अपने राग का फ्लो बनाते हैं, इसलिए ये राग इस राग की पकड़ हो गई। इसके बाद इसमें विशेषताएं भी लिखनी है। क्या? कि ये एक गंभीर प्रकृति का राग है। गंभीर प्रकृति का राग है तो इसमें द्रुत ख्याल, ध्रुपद, विलंबित ख्याल, तराना आदि गाए बजाए जाते हैं। और इसमें जो कविताएं होती है वो भी गहरे अर्थ रखने वाली कविताएं का इसमें प्रयोग किया जाता है। इस राग की विशेषताओं में ये बात, साथ में इसमें संप्रकृति राग, न्यास के स्वर भी विशेषताओं में ही आते हैं। वो ऊपर मैंने पहले लिख दिए ताकि आपको याद करने में आसान नहीं, तो आप वो विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। इस राग में न्यास के स्वर ये प्रयोग किए जाते हैं। और साथ में विशेषताओं में ये भी लिखा जा सकता है, इस राग का आविष्कार जौनपुर के सुल्तान हुसैन सर की, जौनपुर के एक सुल्तान हुए हैं, इसीलिए इस राग का नाम जौनपुरी है, कि जौनपुर वाले व्यक्ति ने बनाया है, इसलिए इसको जौनपुरी राग कहा जाता है। सुल्तान हुसैन सर की ने इस राग का निर्माण किया था। इस राग के गाने बजाने का टाइम दिन का दूसरा पहर माना जाता है। एक बात याद रखिए, अपने 11th में 3 राग ऐसे हैं जो दिन के समय गाए बजाए जाते हैं, और एक राग बिहाग है जो रात्रि के प्रथम पहर में गाया बजाया जाता है। +2 में थोड़ा सा अलग है, +2 में 2 राग दिन के हैं, 2 राग रात्रिकालीन हैं। तो अपने को 11th का सिलेबस कंप्लीट, ये बेस है। आपको देखो, इसको आप अगर बेस तैयार नहीं करेंगे तो जो आगे +2 में आके हमें अच्छा काम करना है, सीबीएसई में एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, हमें 80 से 99 तक जाना है परसेंटेज हासिल करने के लिए, तो अभी से इसका बेस बना। और म्यूजिक आपके परसेंटेज बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। म्यूजिक को हल्का ना समझे। एक तो बात, इसमें ईश्वर की प्रार्थना हो जाती है अपने आप, इस संगीत के बारे में जानकारी होने से। संगीत सृष्टि के नहीं बनने से पहले भी था, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तारे नहीं थे तब भी था, नाद के रूप में उपस्थित था ये। उसके बाद सारी चीजें हैं। आपकी साइंस काफी प्रयोग कर रही है, लेकिन संगीत तो हमारा 1800 साल पुराने वाले में ही कुछ चेंजमेंट हुआ है, बाकी सारा संगीत एसटीजी चल रहा है। तो अब तक आपके सिलेबस में 3 राग हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राग बिहाग के बारे में, जो सायकालीन राग माना जाता है, उसको रात्रि के प्रथम पहर में भी गाया जाता है। और अब तक आपके तीनों राग की वीडियो तैयार हो चुकी है। जब भी आपको प्रॉब्लम आए अपने वीडियो को देखिए, और साथ में मैं प्रत्येक आपकी नोटबुक भी बनवा रहा हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से। जितने मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ उनके साथ साथ मैं आपको व्हाट्सएप पे अपने हाथ से लिख करके, मैं खुद भी नोटबुक बना रहा हूँ, अपने हाथ से लिख कर उसकी फ़ोटो खींच के मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ।
तो कई बार बच्चों का मेरे पास व्हाट्सअप आता है, वो पूछते हैं कि सर नोटबुक कैसे बनाएं, कहाँ से नोटबुक खरीदनी है। कहीं से नहीं खरीदनी है आपको। आप नोटबुक खरीदेंगे, नोटबुक उसमें बहुत सा, उसमें एक नोटबुक खरीदेंगे तो 11th और 12th का दोनों का सिलेबस होगा, और फिर हम इसको अपनी तरफ से अच्छा उसको छटनी करके बढ़िया ढंग से बनाते हैं। नोट्स का मतलब होता है कि जरूरी जरूरी चीज़ों को कलेक्ट कर लेना। सारा लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए जो मैं व्हाट्सएप पे आपको फोटो भेज रहा हूँ उसी से आप अपनी नोटबुक भी तैयार कीजिए। धन्यवाद।